हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो हमारा शेड्यूल होता है वो सीरियलाइजेबल कब कहलाएगा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ट्रांजैक्शंस अगर कंकरेंटली रन हो रहे हैं तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्यों क्रिएट हो रही है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे सारे एग्जांपल्स को लेकर जो भी हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होते हैं उनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मतलब आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर का कंसेप्ट बताया था कि कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स किसे कहते हैं, जिनका ऑर्डर चेंज करने से मतलब चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इनिशियली एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 100। ओके, सो ट्रांजैक्शन T1 क्या करता है, T1 और T2 दो ट्रांजैक्शन है। ओके, तो ट्रांजैक्शन T1 पहले रीड करता है एंड देन ट्रांजैक्शन T2 फिर राइट ऑपरेशन करता है और A की वैल्यू को 20 सेट कर देता है। इज दैट क्लियर? अब इसी सीक्वेंस को दोस्तों अगर हम लोग चेंज कर दें कि पहले T2 राइट करेगा A की वैल्यू को 20 और उसके बाद T1 रीड करेगा। सो समझने की कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों ये ट्रांजैक्शन इस ट्रांजैक्शन के इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इफेक्ट अलग है। इफेक्ट क्यों अलग है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर T1 क्या रीड करेगा, जो डेटाबेस की वैल्यू है 100, और उसके बाद T2 मॉडिफाई कर दे रहा है A की वैल्यू को 20। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि T2 पहले मॉडिफाई कर दे रहा है A की वैल्यू को 20 को, और A की वैल्यू 20 करके, और फिर T1 रीड कर रहा है। तो T1 यहाँ पे रीड कर करके 20, जबकि यहाँ पर क्या रीड कर रहा है 100। दोनों का मतलब अलग मीनिंग हो गया, राइट? सो अगर हम लोग बात करें कि अगर दो ट्रांजैक्शंस में अगर हमें सिमिलर इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसका जो वन ऑफ द मेन रीजन होगा ना, एक ही रीजन होगा और कुछ नहीं। वो रीजन है दोस्तों कि उसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं वो सेम ऑर्डर में अपीयर नहीं हो रहे। सेम ऑर्डर में मतलब यहाँ पर पहले रीड हो रहा है फिर राइट हो रहा है, यहाँ पर पहले राइट हो रहा है फिर रीड हो रहा है। अगर दो ट्रांजैक्शंस में दोस्तों सारे कॉन्फ्लिक्टिंग दो शेड्यूल में, नॉट ट्रांजैक्शन, दो अगर दोस्तों शेड्यूल में सारे के सारे जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है वो सेम ऑर्डर में अगर हमें मिलते हैं, ध्यान समझिएगा कि दो शेड्यूल में, ये एक शेड्यूल है, शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। ओके, ये शेड्यूल 1 है, ये शेड्यूल 2 है। अगर दो शेड्यूल में सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस सेम ऑर्डर में आ रहे हैं तो दोस्तों दोनों के जो इफेक्ट होंगे वो सेम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों शेड्यूल जो है दोस्तों में राइट रिजल्ट देंगे, मैं कह रहा हूँ कि दोनों शेड्यूल के इफेक्ट सेम होंगे। मतलब ये जो शेड्यूल इफेक्ट क्रिएट करेगा वही इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट की तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ट्रांजैक्शन में जो रीड परफॉर्म किया जा रहा है वही सेम टू सेम जो रीड वैल्यू है वही दूसरे ट्रांजैक्शन में भी रीड की जाएगी। और राइट जिस सीक्वेंस में हो रहा है, पहले क्या राइट हो रहा है बाद में क्या राइट हो रहा है, वही सेम टू सेम राइट का भी सीक्वेंस दोस्तों दूसरे शेड्यूल में भी होगा, और इसलिए दोनों के इफेक्ट सेम होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट की। तो दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब होता है कि दो शेड्यूल अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग जो ऑपरेशंस है वो सेम ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं और इसलिए दोनों शेड्यूल सेम इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जरा इस कंसेप्ट को दोस्तों हम देखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि two schedules are said to be conflict equivalent if the order of any two conflicting operations is the same in the both schedules. Okay, मतलब दोनों शेड्यूल में conflicting operations के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जरा conflicting operations क्या होते हैं जरा इसे हम देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखो ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस किए हुए हैं कि that two operations in a schedule are said to be conflict if they belong to different transactions. पहली बात तो आप जब कह रहे हो कि रीड राइट कॉन्फ्लिक्टिंग है तो वो दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस में होने चाहिए। रीड एक ट्रांजैक्शन में, राइट दूसरे ट्रांजैक्शन में। एक ही ट्रांजैक्शन में रीड के बाद राइट है तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। इज दैट क्लियर? सो क्योंकि हम उसे ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते ना उसका। एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो ऑर्डर होता है दोस्तों उसको हम वैसे ही रखना पड़ता है। दो ट्रांजैक्शंस के ऑर्डर को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब पहले का रीड होगा और फिर दूसरे का राइट होगा, या दूसरे का पहले राइट होगा पहले का रीड होगा। ये रन टाइम पे कंकरेंट जब एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? लेकिन एक ट्रांजैक्शन के विद इन कैसे एग्जीक्यूशन होगा वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो जो ऑर्डर है वही रहेगा। इज दैट क्लियर? इसलिए हम लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर दो ट्रांजैक्शन के बीच में बताते हैं। क्या लिखा गया है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों जो ऑपरेशन है वो पहली बात तो दोनों अलग ट्रांजैक्शन में बिलोंग करने चाहिए, वो दोनों सेम डेटाबेस आइटम एक्सेस करने चाहिए। मतलब अगर एक रीड कर रहा है ए पे तो दूसरा राइट भी ए पे ही करना चाहिए। एंड आइदर बोथ आर राइट आइटम ऑपरेशन, मतलब दोनों के दोनों राइट ऑपरेशन हो, मतलब पहले ट्रांजैक्शन में भी राइट दूसरे में भी राइट, या दोनों में से कोई एक राइट हो, और वन इज अ राइट आइटम एंड अदर इज रीड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं एक टेबल के जरिए दिखा देता हूं। देखो दोस्तों एक ट्रांजैक्शन यहां पर रीड कर रहा है और दूसरा राइट कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ, मतलब एटलीस्ट वन राइट है। इसमें एक राइट है और एक रीड है, राइट मिल गया ना, कॉन्फ्लिक्टिंग है। इसमें दोनों राइट है, इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। दोस्तों इसमें दोनों रीड है, राइट प्रेजेंट नहीं है,
तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हुआ। रीड रीड कभी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता। तो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? जिनके ऑर्डर चेंज करने से मतलब चेंज हो जाए, और इसके लिए आपको एटलीस्ट एक राइट चाहिए होगा दोनों ऑपरेशन में। तो आप देख रहे हो इसमें जो भी परफॉर्म और इसमें जो भी परफॉर्म हो, दोनों में एटलीस्ट वन राइट है, तो इसे हम कॉन्फ्लिक्टिंग कहेंगे। इज दैट क्लियर? सो आइए मैं आपको समझाता हूँ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के कंसेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू। सो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन बताया, यही सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। टू शेड्यूल्स S1 एंड S2 are said to be conflict equivalent if all conflicting operations in the both schedules are in same order of execution। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब जरा इस दो शेड्यूल को देखिएगा दोस्तों। तो ये जो पहला शेड्यूल दिया गया है, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के डायरेक्शन को देखिएगा। यहाँ पर पहले दोस्तों रीड हो रहा है T1 में, फिर T2 में राइट हो रहा है ना, सेम वेरिएबल पे A और A पे। समझो यहाँ पर A पे होता था और ये B पे होता था, तब इसे हम कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं कहते थे। यहाँ पर दोस्तों रीड हो रहा है, तो क्या रीड रीड कॉन्फ्लिक्टिंग है? नहीं, रीड और राइट कॉन्फ्लिक्टिंग है, राइट। तो डायरेक्शन क्या है दोस्तों कि पहले T1 का रीड होगा फिर T2 का राइट होगा, यस और नो? तो यहां पर आपको देखना है क्या इस वाले शेड्यूल में भी यही हो रहा है क्या? ये दूसरा शेड्यूल है जो सेम ट्रांजैक्शन T1 और T2 से बना है। इसके अंदर आप देखोगे कि दोस्तों यहां पर पहले रीड हो रहा है और उसके बाद राइट हो रहा है, तो यहां पर भी वही फॉलो हो रहा है सीक्वेंस, है ना। ऐसे आपको हर एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन के लिए देखना है। ये रीड और रीड कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं थे, इसलिए देखोगे आप यहाँ पर ये पहले रीड हो रहा था फिर ये रीड हो रहा था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि T2 का पहले रीड हो रहा है फिर T1 का हो रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स देखने हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर कि सपोज A की वैल्यू इनिशियली 100 थी, तो अगर ये पहले रीड करे तो ये 100 पाएगा, उसके बाद ये भी रीड करेगा तो 100 पाएगा, क्योंकि बीच में किसी ने मॉडिफाई नहीं किया है। यहाँ पर अगर ये पहले रीड करता है तो भी इसे 100 ही मिलेगा, ये बाद में करे तो भी इसे 100 मिलेगा। तो इनके सीक्वेंस चेंज करने से मीनिंग चेंज नहीं हो रही है। आप समझ में आया आपको कि हम लोग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे? बिकॉज उनके ऑर्डर चेंज करने से मतलब चेंज नहीं होगा। दोस्तों जहां तक हम लोग बात करें अब आगे कौन कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स है, तो आप देखोगे ये राइट है, इसके बाद ये भी राइट है। ऐसा मत करना कि भाई रीड और राइट ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए, नहीं, ये सेम ट्रांजैक्शन में कॉन्फ्लिक्टिंग जो ऑपरेशन होते हैं दोस्तों वो दूसरे डिफरेंट ट्रांजैक्शन में होने चाहिए, राइट। तो ये राइट और ये राइट कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो किसका पहले राइट हो रहा है? T2 का पहले राइट हो रहा है फिर T1 का राइट हो रहा है, यस और नो? और यहां पर भी दोस्तों आप देखोगे पहले T2 का राइट हो रहा है फिर T1 का राइट हो रहा है, मतलब दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग जो ऑपरेशन है उनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर का मतलब किसका पहले हो रहा था यहाँ पर, उसका भी पहले यहाँ पर वही होना चाहिए। इसका पहले राइट हो रहा था तो यहाँ पर भी इसका पहले राइट होना चाहिए फिर इसका राइट होना चाहिए, दोनों में सेम है। तो इसलिए हम दोस्तों ये कहेंगे कि दोनों के दोनों जो है यहाँ पर ये दोनों दोस्तों शेड्यूल क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। चलो हम लोग ये इसी का एक थर्ड वेरिएशन देखते हैं। इस वेरिएशन में दोस्तों आप देखिएगा शेड्यूल, याद रखिएगा शेड्यूल के अंदर ट्रांसलेशंस वही होने चाहिए, नहीं तो पता चला दूसरे ट्रांसलेशंस है। तो T1 और T2 वही ट्रांसलेशंस है, मतलब इसके अंदर जो ऑपरेशन है वही सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी है और उसी ऑर्डर में है। यहाँ पर भी जो ऑपरेशन 4 है यहाँ पर भी वही 4 है, उसी ऑर्डर में। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर पहले रीड हो रहा था फिर राइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले राइट हो रहा है फिर रीड हो रहा है ना। तो यहाँ पर तो ऑर्डर मतलब गलत हो गया। तो इसलिए दोस्तों ये शेड्यूल और ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, ये शेड्यूल और ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों अगर आपको ये समझ गया कि दो शेड्यूल को हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब कहते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। अगर दोस्तों हमारे पास कोई भी एक एक कंकरेंट शेड्यूल है और एक सीरियल शेड्यूल है, और अगर दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन सेम ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि वो जो नॉन सीरियल शेड्यूल है, जो कंकरेंट शेड्यूल है, वो एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। और ऐसे केस में दोस्तों जो भी हमें नॉन सीरियल शेड्यूल दिया गया है उसे हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब होता है दोस्तों कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के ऑर्डर ही सेम है तो सब कुछ सेम होने वाला है दोनों शेड्यूल के अंदर, कुछ भी अलग नहीं होगा। और इसलिए दोस्तों अगर किसी एक कंकरेंट शेड्यूल के लिए आपने एक ऐसा सीरियल शेड्यूल फाइंड कर लिया जिसमें सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस उसी ऑर्डर में आ रहे हैं जो इसके अंदर हैं, तो हम लोग कहेंगे दोनों शेड्यूल दोस्तों इक्विवेलेंट है। और कौन से इक्विवेलेंट है? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। और जो नॉन सीरियल शेड्यूल रहेगा उसे हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखो क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, इसके बारे में दोस्तों लिखा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बारे में। जरा ये एग्जांपल के पहले जरिए हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो रीड एंड राइट है ना, तो इसका पहले रीड हो रहा है फिर इसका राइट हो रहा है, राइट राइट, करेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे राइट ऑन बी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ। दोस्तों तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन में
तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन में आप देख रहे हो कि पहले T1 का रन हो रहा है, फिर T2 का रन हो रहा है, राइट। तो अगर दोस्तों आप उसी ऑर्डर को फॉलो करके, मतलब पहले T1 को देखो, यहां पर एक सीरियल शेड्यूल है जो इन्हीं ट्रांजैक्शन से बना हुआ है। ये चारों ऑपरेशन दोस्तों यहां पर पहले हो जा रहे हैं, फिर बाकी के 4 जो हैं वो बाद में हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आप ये देख रहे हो कि अगर एक ये सीरियल शेड्यूल में कंसीडर करूं जो इसी नॉन सीरियल शेड्यूल को ही स्वैप करके बनाया गया है, मतलब इसके ऑपरेशंस को ही ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है, तो आप देखोगे इसके अंदर भी दोस्तों जो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं उसके डायरेक्शन को नोट करोगे तो रीड राइट 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 ऑन बी राइट ऑन बी, तो इसमें भी सारे डायरेक्शन दोस्तों वही हैं जो यहां पर है, मतलब T1 से T2 की तरफ। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा नॉन सीरियल शेड्यूल है, ये एक ऐसा नॉन सीरियल शेड्यूल है जिसके लिए एक ऐसा सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर सारे कॉन्फ्लिक्टिंग जो ऑपरेशंस है उनके ऑर्डर सेम है। और इसलिए दोस्तों ये जो शेड्यूल है इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल। देखो ध्यान से सुनिएगा, 2 शेड्यूल दोस्तों अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में से एक सीरियल होना चाहिए। अभी इसके पहले एग्जांपल में दोनों नॉन सीरियल शेड्यूल थे और दोनों इक्विवेलेंट थे कॉन्फ्लिक्ट, राइट। लेकिन अगर दोस्तों कोई नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के अगर इक्विवेलेंट हो गया कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या होगा, याद करो कि हमें यही तो पता करना था ना कि सीरियलाइजेबल का मेन कंसेप्ट क्या था कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो। तो अब हम लोग ये डिस्कस करें कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ। तो वन ऑफ द मीनिंग मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट चेक करो। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है एक नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के, मतलब दोस्तों वहां पर दोनों सेम इफेक्ट लाएंगे। मतलब ये शेड्यूल के लिए एक ऐसा सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन उसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब दोस्तों ये सीरियल शेड्यूल जो इफेक्ट क्रिएट करेगा वही ये सेम नॉन सीरियल करेगा, मतलब नॉन सीरियल हमारा सही है। याद है आपको हम लोग कैसे सही गलत बोल रहे थे कि नॉन सीरियल अगर एग्जैक्टली वही इफेक्ट क्रिएट करे जो एक सीरियल करता है तो नॉन सीरियल हमेशा सही होगा, और इस तरह हमने प्रूव कर दिया। तो आपको दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में क्या टेस्ट करना है कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल के लिए एक ऐसा सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन सेम डायरेक्ट मतलब सेम ऑर्डर में हो। ओके, तो डेफिनेशन देखिएगा क्या लिखा जा रहा है दोस्तों कि अ शेड्यूल इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल if it is conflict equivalent to a serial schedule, मतलब this schedule is a conflict equivalent to this serial schedule. Is that clear? और दोस्तों आपको छोटा सा अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर एक शेड्यूल नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ये तभी पॉसिबल होगा जब कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस की जो डायरेक्शन है ना वो यूनि डायरेक्शनल हो, मतलब जिगजैग नहीं बनना चाहिए। आइदर T1 से T2 की तरफ सारा कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्शन हो या T2 से T1 की तरफ हो। तो यहां पर पहले कैसे था कि T1 से फ्लो है किसकी तरफ, T2 की तरफ। T1 से फ्लो अगर T2 की तरफ है तो देखो मैंने सीरियल शेड्यूल में क्या किया, T1 को पहले एग्जीक्यूट कराया फिर T2 को कराया, तो फ्लो उसी डायरेक्शन में बना हुआ है। अगर आप उल्टा कर दोगे ना, T2 को पहले करो T1 को, तो फ्लो उल्टा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर एक किसी नॉन सीरियल शेड्यूल में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस के फ्लो हैं सारे फ्लो यूनि डायरेक्शनल है, मतलब एक ट्रांजैक्शन की दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ है, तो दोस्तों ऐसा हर एक जो शेड्यूल होगा नॉन सीरियल वो सीरियलाइजेबल होगा। उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि उसी डायरेक्शन को फॉलो करके आपको एक सीरियल शेड्यूल बनाना है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहले T1 से T2 की तरफ है ना, तो आपको सीरियल शेड्यूल में पहले पूरा T1 रन कराना है फिर T2 रन कराना है। अगर आपको दोस्तों ये समझ चुका है तो आइए मैं आपको ये बताता हूं कि इसी चीज को दोस्तों हम लोग प्रेसिडेंस ग्राफ के जरिए कैसे बता सकते हैं। तो देखो प्रेसिडेंस ग्राफ बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर दोस्तों हम यही जो फ्लो है ना डिपेंडेंसी का उसको ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे कि पहले आपको क्या करना है, जितने ट्रांसलेक्शन है उतने नोड बना लो। तो 2 ट्रांसलेक्शन है तो एक बनेगा T1 और एक T2। ओके, सो 2 नोड मैंने बना लिए। अब जो भी दोस्तों नॉन सीरियल शेड्यूल दिया गया है उसके अंदर आपको सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस ढूंढने हैं। जैसे यहां पर पहले रीड और राइट है, तो डायरेक्शन क्या है दोस्तों, T1 से T2 की तरफ। तो आप यहां पर ऐसे एरो दिखाओगे T1 से T2 की तरफ। फिर दूसरा दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसमें भी डायरेक्शन क्या है, T1 से T2 की तरफ। तो यही सेम एज रहेगा, नया एज नहीं बनाओगे, नया एज तब बनेगा जब डायरेक्शन चेंज होगा। अब दोस्तों ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसका डायरेक्शन क्या है, T1 से T2 की तरफ, यही एज रहेगा। तो दोस्तों ये कहलाता है प्रेसिडेंस ग्राफ या डिपेंडेंसी ग्राफ, जो हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस के ऑर्डर को बताता है। सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस दोस्तों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो इसी को फॉलो करके हम एक सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें T1 के सारे पहले स्टेटमेंट्स रन होंगे, इंस्ट्रक्शंस, फिर T2 के सारे इंस्ट्रक्शंस रन होंगे। तो दोस्तों इसमें जो सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के ऑर्डर है इसमें भी वही होगा। तो कुछ और एग्जांपल के जरिए हम प्रेसिडेंस ग्राफ को समझ लेते हैं। आई होप सबको समझ में आया कि प्रेसिडेंस ग्राफ आसान सी चीज यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जरा दोस्तों इस पर्टिकुलर 2 शेड्यूल को देखिएगा, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 को। इसके अंदर हम लोग पहले T1 और T2 ये 2 नोड बनाएंगे
और प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। कई सारे एग्जांपल में आगे और आपको कवर कराऊंगा, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, शायद आपको बिना बनाए ही समझ जाएगा ये टेबल देखकर ही कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। देखो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्शन क्या है, रीड ए राइट ए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर कैसा है, T1 फिर T2 का, राइट। तो T1 से लेकर T2 तक। ये देखो दोस्तों ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, T1 से T2 की तरफ, यही एरो रहेगा, एरो चेंज नहीं होगा, T1 से T2 की तरफ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रीड बी राइट बी, फिर से क्या है, T1 से T2 की तरफ, राइट बी T1 से T2 की तरफ, राइट बी रीड बी T1 से T2 की तरफ। मतलब सारे के सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जो हैं दोस्तों वो T1 से लेकर T2 की तरफ है। तो इसका डायग्राम इस तरह रहेगा। अब इसको जरा हम लोग देखते हैं, इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पर अगर मैं दो बनाऊं T1 एंड T2, ये देखिएगा, ये रीड ए है और यहाँ पे राइट ए, जो T1 से लेकर T2 तक, राइट ए T1 से T2, राइट बी रीड बी T1 से T2। अब यहां पर दोस्तों देखो क्या हो रहा है, रीड बी एंड देन राइट बी। अब यहां पर डायरेक्शन क्या हो गया कि पहले रीड हो रहा है फिर राइट हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं, लेकिन पहले कौन सा हो रहा है, पहले T2 का हो रहा है फिर T1 का हो रहा है, राइट। तो यहां पर दोस्तों डायरेक्शन कैसा हो गया कि T2 का पहले, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हैं जिसमें से सबसे पहले T2 का हो रहा है एग्जीक्यूशन, फिर T1 का हो रहा है। तो डायरेक्शन कैसा है, T2 से T1 तक, राइट। तो दोस्तों इस केस में क्या क्रिएट हो गई, साइकिल। अगर साइकिल क्रिएट हो गई तो दोस्तों ऐसा शेड्यूल कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में। क्यों, देखो एकदम सिंपल लॉजिक है यार, कि आप ये डायग्राम के थ्रू बता क्या रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस का फ्लो कैसा है। ये बता रहा है कि पहले T1, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं उसमें T1 से T2 की तरफ ही फ्लो है, इसलिए आप एक ऐसा सीरियल शेड्यूल फाइंड करोगे जिसमें सारे T1 के एग्जीक्यूशन हो जाएंगे, फिर T2 का स्टार्ट होगा। तो उसमें भी दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर्स जो होंगे T1 से T2 की तरफ ही होंगे और वो सीरियल शेड्यूल इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि ये जो हमें दिया गया है इसमें कुछ फ्लो T1 से T2 की तरफ है और कुछ फ्लो T2 से T1 की तरफ है, तो क्या आप ऐसा कोई शेड्यूल फाइंड कर सकते हो सीरियल जिसके अंदर आप पहले पूरा T1 रन करा लो फिर T2 को रन कराओ, या पहले T2 पूरा रन करा लो फिर T1 को रन कराओ। दोस्तों दो ही तो सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होंगे ना। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी लोगे, इसके अंदर क्या होगा कि T1 से T2 की तरफ फ्लो होगा और इसके अंदर क्या होगा, T2 से T1 की तरफ फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि सीरियल में दोस्तों आप ये एक साथ पूरा करोगे फिर दूसरा स्टार्ट करोगे। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं शायद आपको बेटर समझे। सी, इसमें दोस्तों फ्लो कैसा बना, प्रेसिडेंस ग्राफ, T1 से T2 की तरफ एंड T2 से T1 की तरफ, दोनों डिपेंडेंसी है, राइट। तो अगर आप सीरियल शेड्यूल सपोज लेते हो, T1 के बाद आप T2 करोगे, तो ये चारों दोस्तों स्टेटमेंट आप पहले रन कराओगे, टोटल कितने, 5, ओके। फिर T2 के 5 कराओगे। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होंगे उनका डायरेक्शन तो T1 से T2 की तरफ ही होगा, यस और नो। उल्टा हो सकता है क्या, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हम डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, टाइम के हिसाब से, पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो अगर पहले T1 रन हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर रहने दो, T1 से T2 की तरफ ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि T2 बाद में रन हो रहा है T1 के बाद। अगर आप उल्टा लेते हो, दूसरा सीरियल पॉसिबल वे कि T2 के पहले रन होंगे पांचों, फिर T1 का पांचों स्टार्ट होगा, इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर होगा उसमें T2 से T1 की तरफ डायरेक्शन होगा। लेकिन ये जो शेड्यूल है इसमें दोस्तों दोनों डायरेक्शन है, T1 से T2 की तरफ भी है और T2 से T1 की तरफ भी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये नॉन कंकरेंट है, इसलिए टाइमलाइन चार्ट में पहले कभी इसका कुछ हो रहा है फिर इसका कुछ हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है फिर इसका कुछ हो रहा है, इसलिए हमें दोनों डायरेक्शन मिल रहे हैं, राइट। लेकिन दोस्तों सीरियल में एक साथ हो रहा है ना, तो इसलिए आपको एक ही डायरेक्शन मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट का, या तो T1 से T2 या तो T2 से T1, डिपेंड्स कि कौन पहले हो रहा है, राइट। तो अगर दोस्तों आपके ये नॉन सीरियल शेड्यूल में दोनों डायरेक्शन है, T1 से T2 की तरफ भी है, T2 से T1 की तरफ भी है, तो इसके लिए आप कोई सीरियल शेड्यूल फाइंड ही नहीं कर सकते जिसमें आपको दोनों डायरेक्शन एक साथ मिले, और इट इज लॉजिकल, राइट। हेंस इफ देयर इज अ साइकिल इन अ प्रेसिडेंस ग्राफ देन देयर इज नो सीरियल शेड्यूल व्हिच इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल। इज दैट क्लियर। तो प्रेसिडेंस ग्राफ में दोस्तों साइकिल देखकर हम ये बता सकते हैं। और अगर आपको ग्राफ नहीं भी बनाना है तो आप बस ये देख लो कि अगर इसमें जिगजैग मिला ना, मतलब डिपेंडेंसी यहां से यहां फिर यहां से यहां है, तो वहीं रुक जाने का, तो वहां पर साइकिल हो जाएगी और हम कोई भी सीरियल शेड्यूल नहीं फाइंड कर सकते जो इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया कि क्या कंसेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का। सो आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम प्रॉब्लम्स के जरिए समझेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है कि नहीं। सो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट टाइप है जिसका नाम है व्यू इक्विवेलेंट, उसे समझते हैं।